नमस्कार, मेरा नाम सौरभ और आप देख रहे हैं प्रीमियम ट्रुथ 24x7। आज के समय में रिजर्वेशन के बारे में सब लोग बात करते हैं, इस पे ही आज का हमारा इंटरव्यू है और इसके लिए हमने एक स्पेशल गेस्ट और एक्सपर्ट को जो रिजर्वेशन के बारे में हम लोग को ज़्यादा बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकती हैं, हमारे साथ है डॉक्टर रजिया बेगम। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग। हमारा सबसे पहले मैम क्वेश्चन है, आज हिंदुस्तान 3 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में आज लोग बात कर रहा है कि विश्व गुरु बनने के लिए, और आज के समय में भी हमारा कुछ ऐसा समाज है या कुछ ज़्यादातर लोग हैं जो रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग आज भी उनको रिजर्वेशन चाहिए। क्या आपको मैम लगता है कि रिजर्वेशन हमारे समाज के लिए, अभी के समाज के लिए क्या जरूरी है? मुझे लगता है कि जैसे कि आपका जो सवाल है काफ़ी जो है अच्छा है, क्योंकि खासकर मैं समझती हूँ जो आज की युवा पीढ़ी है, अगर इस बात के लिए उनके मन में इस तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर आरक्षण क्यों ज़रूरी है और आरक्षण क्यों होना चाहिए, अगर ये सारे सवाल उनके मन में उठ रहे हैं तो आने वाले समय में जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे चीज़ें हमारे सामने हमें देखने को मिलेगा कि आरक्षण पर फिर वो चर्चाएं और ज़्यादा होने लगेंगी। आरक्षण ज़रूरी है या नहीं, अगर ऐसे सवाल है तो यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर ये आरक्षण क्यों शुरू किया गया, इसकी वजह क्या रही, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम आज से नहीं होता, उसके कुछ इतिहास होते हैं। तो इतिहास में जाते हैं तो हम लोग को कुछ चीज़ें दिखाई पड़ती हैं आरक्षण के बारे में। जैसे महाराष्ट्र के जो है राजा ने पहले शुरू किया था आरक्षण को, और वहाँ ऐसे लोगों को जो है देखा जाता था कि नौकरी दिया जाए जो गरीब तबके के लोग थे। उसके बाद जो है हम देखते हैं कि आरक्षण उसके बाद जो है आया हमारे यहाँ, चाहे वो हम देख सकते हैं कि मंडल कमीशन और से कोठारी जो है वो भी यहाँ पे है, आप देख सकते हैं। 1882 में हंटर आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग के सामने महात्मा ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का सुझाव रखा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो 1909 में भारत सरकार अधिनियम के तहत आरक्षण का प्रावधान किया गया था। फिर 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी ने ओबीसी वर्ग को नौकरियों में 27% आरक्षण दिया था। ये सारी चीजें अगर हम लोग देखते हैं, इन चीजों को जानते हैं, समझते हैं, तो एक हमें चीजें दिखाई पड़ता है कि जो ऐसा तबका है जो गरीब वर्ग का है, जो पिछड़ा है, और खासकर गांधी जी ने भी जो है बाद में बताया कि जो पिछड़े वर्ग है उनको साथ में लाने के लिए उनके लिए एक आरक्षण रखा जाए, तो इनको जो है एजुकेशन में और शिक्षा में और इनकी नौकरी में इनको एक बराबर लाने के लिए इनके लिए कार्य किया गया था। लेकिन वर्तमान समय में अगर हम देखते हैं तो इसी का जो है कुछ लोग इसी आरक्षण का एक तरह से कह दे तो फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि आईएएस का बेटा या एक ऐसे वर्ग का जो जिसके घर में अब सब कुछ है, वो अच्छे से अच्छे स्कूल में जो है जा सकता है और अच्छे स्कूल में पढ़ सकता है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं होने के बाद अगर वो आरक्षण में से लेकर आता है आगे, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो है न्याय नहीं है। और इसमें न्याय दिलाने के लिए ऐसे युवा वर्ग की जरूरत है जो इस बात को समझे और ये समझकर अपने लिए जो है गुहार लगाए, अपनी आवाज़ को बुलंद करे और इस तरह से जो है ये काम। जैसे आप बता रही हैं कि कुछ वर्ग हैं और एससी और ओबीसी के जो अच्छे पोजीशन पे आ चुके हैं, इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो चुके हैं, और कुछ ऐसे भी कैटेगरी है जैसे कि जनरल में भी कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं। बिल्कुल। तो आपके हिसाब से क्या मैम रिजर्वेशन हमें इकोनॉमिक के बेसिस पे देना चाहिए या क्वालिफिकेशन के बेसिस पे? मतलब मैम इसका है कि अगर हम ज़्यादा क्वालिफाई हैं तो थोड़ा आपको रिजर्वेशन मिल जाना चाहिए, या हम ज़्यादा गरीब हैं तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू अदर कास्ट लाइक एससी एंड ओबीसी। कुछ सौरभ, मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि विद्यार्थी जब पढ़ के बाहर आते हैं या
जब उनके माता पिता ऐसे पोस्ट में जाते हैं जहां उनको ये सारी चीज़ें पता होती है, सरकार की हर वो सुविधाओं के बारे में उनको जानकारी होती है, तो उनके लिए रिजर्वेशन को कैसे बोलते हैं ना कैश करवा लेना, कैसे उनको चीज़ें जो है पता होता है कि हम कैसे अपने बच्चों को यहाँ पर डालकर वो सीट जो है वो फायदा उठा लें। लेकिन फिर भी जो है जो सही मायने में आज भी वही पिछड़ा वर्ग है, वो अभी भी उसमें जो 10% भी है तो है समाज में, तो वो 10% को कैसे आगे लाना है, और उसमें जो ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट के और किसी भी रिलीजन के हो, जैसे कि हमने देखा केरल में, अगर मुझे अभी सन तो याद नहीं है, लेकिन जब स्कूल के फॉर्म्स भराए गए थे उनको, तो किसी बच्चे ने अपना वहाँ पर कास्ट नहीं भरा। और अगर हम लोग चाहते हैं चीज़ों को चेंज होना, तो हमारे सिस्टम में चेंज होना चाहिए, हमारे फॉर्म्स में चेंज होना चाहिए, जहाँ पर ये कास्ट नहीं लिखा होना चाहिए, जहाँ पे रिलीजन नहीं लिखा होना चाहिए, जिससे हम इन चीज़ों से आगे उबर सके और हम इन चीज़ों से आगे बढ़कर अपने समाज के उद्धार के लिए सोचें। जैसे आपने कहा कि किस तरह से उनके लिए हम सोचें कि वो आगे हैं। आपने हमें कितना बढ़िया बात बताया कि हमें जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया है, क्योंकि हम लोग आज के समय में हर जगह हम लोग अपना जाति, अपना रिलीजियस को बताना पड़ता है। नहीं चाहते बहुत लोग हैं जो धर्म को नहीं मानते, उन लोग भी मजदूरों को बताना पड़ता है कि हम किस धर्म से आते हैं, और इसी की वजह से अगर हम देख सकते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है आजकल, जो भी जाति धर्म में जो भी प्रॉब्लम आते हैं। फिर से हम लोग रिजर्वेशन, तो मैं जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं विश्व गुरु का, ये भी बात एक साइड में कर रहे हैं और एक साइड में धर्म का के लड़ाई का। हिंदुस्तान में हर रोज किसी न किसी बात को लेके धर्म रिलीजियस को लेके लड़ाई होती है। इस पे आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ बना हुआ है, वो सिस्टम की वजह से ही सारी दिक्कतें हैं। सिस्टम को मैम कैसे, जैसे मैंने कहा कि उन लोगों ने जैसे आप जाकर समाचार पत्रों में या न्यूज़ चैनल में देख सकते हैं, उन्होंने साफ बना दिया कि हम नहीं लिखे, हमें इंडियन लिखने से काफ़ी हमारे कॉलम में सिर्फ ये आए कि हम किस देश से बिलोंग करते हैं, है ना। हमारा देश होना चाहिए, हमारा स्टेट का नाम होना चाहिए, ना कि हमारे कॉलम में ये होना चाहिए कि हम किस कास्ट से हैं, किस रिलीजन से। जिस दिन ये दो कॉलम हमारे यहाँ बंद हो जाएंगे, उस दिन ये आरक्षण भी बंद हो जाएगा। और आरक्षण बंद होने का ये नहीं होने के रीज़न है, आप जनगणना करवाइए, आपके पास सरकार के पास है, वो उनके पास आपका आधार कार्ड है, सबको पता है कि क्या है, लेकिन आप स्कूल के फॉर्म से उनके दिमाग में मत भरिए कि आप किस कास्ट से आते हैं, आप यहाँ से आते हैं, आप इस जगह से आते हैं। तो वो चीज़ अगर आप चेंज कर लेते हैं तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। जैसे मैम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जब रिजर्वेशन लॉ को जब लेकर आए, तो उनका था कि हर 10 साल पे इसको रिवाइज किया है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या कमी। उसके बाद ये लॉ लागू होने के बाद से एक बार भी रिवाइज नहीं हुई। क्या लगता है मैम आज के समय में, आज का जो हमारा पॉलिटिक्स सिनेरियो चल रहा है, क्या आपको मैम पॉसिबल लग रहा है कि अभी रिवाइज किया जा सकता है? हाँ, मुझे लगता है कि सरकार जब इस बात को मान ले या मान ले, और कोई भी चीज़ ऐसा हो जो जनता के लिए या जन के लिए हो और उनके फायदे के लिए हो, या उनके कोई ऐसे काम के लिए जो उनको करना है, जैसे कि अगर हम रिजर्वेशन की बात जो बार बार कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? उनके लिए होना चाहिए जो सही मायने में गरीबी रेखा से नीचे, और वो है, जैसे कि हम लोग EWS की बात करते हैं, तो आज वो है, ऐसा है कि नहीं है कि नौकरी में भी उनके लिए सर है, लेकिन साथ साथ हम लोग कास्ट भी देखते हैं। तो कास्ट वाला कॉलम पहले कोई भी सरकार यही नहीं कर पाता है, वो
कास्ट को नहीं हटा पाता है, रिलीजन को नहीं हटा पाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके लिए अपनी राजनीति के रोटी सेकने की कगार वहीं से शुरू होती है और वहीं पे खत्म होती है। तो ये दोनों चीज को हटा दें तो उनकी भी पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो कहीं ना कहीं यही बात है कि वो लोग हटाते नहीं है और इनको जो है सीधे लेकर इसमें तो फंसा के रखे तो अब हम लोग इस सेगमेंट के अंत में चल रहे हैं। मैं लास्ट आपसे ये रहेगा कि हमारे जो व्यूअर है आप उनको क्या बताना चाहेंगे, खास करके जो हमारे जैसे यूथ, उनको आपका क्या संदेश रहेगा लास्ट में? जैसे सौरभ आपने कहा कि आप कोई संदेश देना चाहती हैं, तो मेरा एक ही संदेश है, जैसे मैंने शुरुआत ही इससे किया कि युवा पीढ़ी अगर ये सोच रही है तो सब कुछ बदल सकता है, और बदलने के लिए किसी को सोचना पड़ेगा, और अगर सोच लिया तो बदल जाएगा। तो बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट आए हमारा इंटरव्यू आपको कैसा लगा, इसके बारे में थोड़ा बताइए, हमारा टोटल व्यू आपका कैसा रहा? ये अच्छा रहा, आपके सवाल अच्छे रहे और आपकी सोच जिस तरह से आपने सवाल को गढ़ा है और आपने जिस तरह से उस चीज़ को समझा है, एक अच्छा रहा। और आगे भी इस पर अध्ययन करिए तो ये काफ़ी कुछ और भी समझने का, और हमें भी इस पर जो है बहुत सारी चीज़ों को समझने का और सोचने का एक समय मिल जाता है आप लोग से बात करते हुए, और उन चीज़ों पर हम लोग जो है आगे फिर काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल।